वेलकम बच्चों, स्वागत है आप लोग का। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारी यूनिट वर्क, एनर्जी एंड पावर। यूनिट 4 है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली। और यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट देखने जा रहे हैं वेक्टर से एसोसिएटेड, विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। दो तरह के वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग पढ़ते हैं। वन इज़ डॉट प्रोडक्ट, जिसे दो वेक्टर्स के बीच में डॉट लगाकर रिप्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए हम इसका नाम भी डॉट प्रोडक्ट रखते हैं। और दूसरा आता है क्रॉस प्रोडक्ट, जो क्रॉस के थ्रू रिप्रेजेंट होगा। इस यूनिट में हम लोग डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने को हमें मिलेगा नेक्स्ट यूनिट में। तो फिलहाल बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की। सो डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में डॉट लगाकर है। इसका दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट होगा, बिकॉज इसको सॉल्व करने के बाद जो क्वांटिटी बनती है फाइनली, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। सो व्हेन टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा विद ईच अदर, देन अगर ऐसी एक सिचुएशन है कि अगर ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के ऊपर थीटा एंगल से इंक्लाइंड हो रखे हैं, देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ स्मॉल एंगल बिटवीन देम। दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच का एंगल है थीटा, तो उनके लिए अगर कहीं भी दो वेक्टर्स के लिए आपको डॉट प्रोडक्ट लिखना है तो दोनों के वेक्टर का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा और स्मॉल एंगल का कोसाइन कर देंगे। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट, ए का मॉड्यूलस, बी का मॉड्यूलस और कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होगा। सॉल्व जब हम करते हैं तो ए वेक्टर मॉड्यूलस को ए भी लिख सकते हैं, ऐसे ही बी वेक्टर मॉड्यूलस को बी लिखा है, कॉस थीटा अपनी जगह पर है, स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है हमारे पास, जैसे वर्क डन हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, पावर फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है। फिर ऐसी फ्लक्स आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। खैर ये आपको डिटेल में 12th में पढ़ने को मिलेगा, अभी इस यूनिट में हमें ये दोनों पढ़ने हैं। तो इसको अगर आप पॉज करके नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट से एसोसिएटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इन टर्म्स ऑफ नोट वी आर गोइंग टू राइट दिस। सो फर्स्ट इज फॉर्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पर कंडीशन है, इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, ऐसा होने पर थीटा 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर मैक्सिमम आ जाता है, जो कि दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा। ऐसे दूसरा केस है, इफ़ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल और अपोजिट, तो थीटा 180 डिग्री होगा अपोजिट डायरेक्शन में, कॉस 180 -1 होता है तो माइनस ऑफ ए भी आ गया है। इसी तरह से टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो थीटा 90 पर कॉस 90 0 हो जाता है और ये वैल्यू मिनिमम बन जाएगी। तो ये हमारे स्पेशल केसेस हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी बात हम करेंगे आगे। तो प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट में पहला आता है कॉम्यूटेटिव नेचर। कॉम्यूटेटिव नेचर का मतलब होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में डॉट है तो आप उसे रिवर्स करके बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं। ऐसा लिखना प्रॉपर्टी कहलाता है कॉम्यूटेटिव। इसी तरह से डॉट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर भी है। अगर ए वेक्टर ऑफ डॉट के साथ है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो प्लस के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ए डॉट बी एंड ए डॉट सी। ऐसे अगर माइनस होगा तो माइनस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों एक साथ नहीं होता है, जनरली एक बार में एक ही होगा। तो जो भी होगा उस प्लस और माइनस के ऊपर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। थर्ड आता है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ गिव्स स्क्वायर ऑफ इट्स ओन मैग्नीट्यूड। अगर आप किसी वेक्टर का, ए वेक्टर का डॉट खुद उसी वेक्टर ए वेक्टर के साथ लेते हैं, तो ऐसा करने पर दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये थीटा 0 होगा, कॉस 0, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाता है, जिसको हम मॉड्यूलस ए वेक्टर का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ गिव्स स्क्वायर ऑफ इट्स ओन मैग्नीट्यूड। देन फिर से हमारे पास नोट आ रहा है, कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे हम यहाँ पर। तो अगर डॉट प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला है हमारे पास और हम ये कहते हैं कि आई कैप, जे कैप, के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स, जो कि हम वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं पहले ही, दीज आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन आई डॉट आई वेक्टर आई कैप के मॉड्यूलस का स्क्वायर होगा, तो तीनों की वैल्यू इसमें 1 बन रही है, मॉड्यूलस ऑफ आई कैप 1 इधर भी और कॉस 0 1, तो ये 1 1 1 आने के बाद आंसर 1 बनता है। तो इससे हमें इन्फॉर्मेशन क्या मिली है, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इन सब की वैल्यू आपस में होती है 1। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज़ करते रहते हैं।
इसी तरह से अगर आई वेक्टर को डॉट जे के साथ लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो रहे हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, cos 90 0 होता है, तो इसका आंसर 0 होगा। इसलिए हमने इसको डायरेक्टली लिखा है आई डॉट जे इज 0, जे डॉट के इज 0, के डॉट आई 0, और कॉम्यूटेटिव नेचर से हम इसको रिवर्स करके लिख रहे हैं, तो आई डॉट जे और जे डॉट आई ये दोनों बराबर होंगे, ये 0 के बराबर होगा। यानी कि आई कैप, जे कैप, के कैप में अगर कोई भी डिफरेंट डॉट में आते हैं तो वो 0, और अगर सिमिलर डॉट में आते हैं तो वो 1। इसी के बाद आता है डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। उससे पहले आप इसको पॉज करके अगर नोट करना चाहें कर सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म अगर देखा जाए तो ए वेक्टर अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिया है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, एंड बी वेक्टर हमें दिया है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट की है फॉर्मूले में। उसके बाद जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे a1 आई कैप को डॉट b1 आई कैप करेंगे तो a1 b1 अलग होगा, i डॉट आई 1 हो जाता है, वो हम यहाँ लिख चुके हैं। उसके बाद जो j और k होगा i के साथ वो 0 होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से फिर j वाले की बारी आएगी तो i और k के साथ वो 0 होगा, हमने सिर्फ j का आंसर लिखा है, तो a2 b2 हो गया, और इसी तरह से a3 b3। तो ये आप डायरेक्टली फार्मूला याद रख सकते हैं कि i j k के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और सम करके लिख देना है। ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला होगा डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म के लिए। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन था और उसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसका हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे आगे जाकर। तो इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, आप इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ें, नहीं समझ में आए तो एक बार इसको ज़रूर रिवाइज़ करके पीछे जाकर एक बार फिर से देखें। फिलहाल आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो बढ़ाते हैं आगे वर्क डन के बारे में इन्फॉर्मेशन। फिजिक्स के अकॉर्डिंगली कहा जाता है वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड एक्चुअली थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये एक बॉडी है जिस पर हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाकर उसे कुछ डिस्टेंस मूव करवाते हैं। ये एक बॉडी है जिसको आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाकर इसको कुछ डिस्टेंस पर मूव करवा दिया, तो बोला जाता है यहाँ पर वर्क हुआ है। कितना वर्क हुआ है? एफ और एस को मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली बन जाता है, प्रोवाइडेड कि फोर्स शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि फोर्स एंगल पर आ जाता है, तो एंगल पर आने की वजह से हमें ये देखना होता है कि फोर्स का कौन सा कंपोनेंट और कितना कंपोनेंट है जो सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, उसी एक्सप्रेशन को हम लेते हैं। तो कैसे है उसको भी देखते हैं आगे। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स मीन्स वैल्यू ऑफ फोर्स विल रिमेन फिक्स, ये चेंज नहीं होगी। लेकिन इस फिगर में हमने ये देखा है कि यहाँ पर थीटा एंगल पर फोर्स लग रहा है, तो आप जानते हैं थीटा एंगल पर हम फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। एफ कॉस थीटा जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में आया है, और एफ साइन थीटा ऊपर की तरफ है। एफ साइन थीटा का काम होगा वेट को बैलेंस करना, और एफ कॉस थीटा यहाँ पर काम करेगा डिस्प्लेसमेंट का। तो एफ कॉस थीटा को एस के साथ मल्टीप्लाई में लाएंगे तो एफ कॉस थीटा इंटू एस होता है, जिसको हम अरेंज करके एफ एस कॉस थीटा बनाते हैं। और उसी के बेसिस पर हमने बताया है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करके भी वर्क डन को लिखा जा सकता है। तो वर्क डन इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, स्मॉल वर्क डन के लिए लिखेंगे तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, एसआई यूनिट न्यूटन मीटर और जूल, सीजीएस यूनिट डाइन सेंटीमीटर या फिर अर्ग। इसे आप चाहें तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्वांटिटी स्केलर है, डायमेंशनल फार्मूला ml2t-2 आता है। तो अगर यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स में हमारे पास दो तरह की यूनिट्स यहाँ पर आती हैं, वन इज़ एब्सोल्यूट एंड अदर वन इज़ ग्रेविटेशनल। तो एब्सोल्यूट की अगर बात करेंगे जो डायरेक्ट स्टैंडर्ड में है, उसमें एसआई सिस्टम की यूनिट होती है जूल, जो अभी हमने लिखी थी। फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा। यहाँ से हम कहते हैं कि अगर फोर्स 1 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है और थीटा 0 है, देन इन दैट केस W विल बी 1 जूल। अब अगर ऐसा है देन वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्चुअली मूव्स ए बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। इस तरह से हम क्वेश्चन में 1 जूल को डिफाइन कर सकते हैं। कभी कभी 1 जूल को डिफाइन करने के लिए भी आ जाता है। तो 1 जूल को डिफाइन करने का तरीका हमने कहा है फोर्स 1 न्यूटन होगा, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर होगा और सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, देन इन दैट केस वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल। तो वर्क इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्चुअली मूव्स ए बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। सीजीएस यूनिट के लिए यही सारी वैल्यूज सीजीएस सिस्टम में आ जाएंगी। फोर्स विल बी इन डाइन, डिस्प्लेसमेंट विल बी इन सेंटीमीटर, एंगल विल रिमेन सेम थीटा 0 एंड वैल्यू ऑफ W विल बी 1 अर्ग।
तो erg will be the CGS unit in absolute system. Work is said to be 1 erg when a force of 1 dyne actually moves a body through a distance of 1 centimeter in the direction of applied force. दूसरा सिस्टम आता है हमारे पास ग्रेविटेशनल यूनिट्स का, जहाँ स्मॉल g की बात करेंगे हम। यहाँ पर किलोग्राम फोर्स की वैल्यू फोर्स की फॉर्म में होगी kgf, जैसा हमने लॉस ऑफ मोशन में भी देखा था। बाकी डिस्प्लेसमेंट सेम है, एंगल सेम है, तो जो वर्क डन होगा ये किलोग्राम मीटर यूनिट बना के देगा। तो 1 किलोग्राम मीटर की जो वैल्यू है, वर्क इज सेड टू बी 1 किलोग्राम मीटर व्हेन फोर्स ऑफ 1 किलोग्राम फोर्स एक्चुअली मूव्स ए बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। इसी तरह से CGS में हम किलो हटा देंगे तो ग्राम सेंटीमीटर बचेगा। यहाँ पर जो फोर्स होगा वो ग्राम फोर्स में मेजर होगा। डिफाइन करने का तरीका वैसे ही है, आपके सामने लिखा है, नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद आता है नेचर ऑफ वर्क डन। बेसिकली यहाँ पर दो तरह के वर्क डन हम देखते हैं, वन इज पॉजिटिव, अदर इज नेगेटिव। सिंपल फंडा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट थीटा एंगल पर है, तो थीटा की वैल्यू जब तक 90 डिग्री से कम है, यानी कि वो एक्यूट है, तब तक ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव बनेगा। तो थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री एंड शुड बी लेसर देन 90 डिग्री। इन दैट केस पॉजिटिव वर्क डन विल बी ऑब्टेन्ड। नेगेटिव वर्क डन के लिए एंगल 90 से ज़्यादा होना चाहिए, तो थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90 और लेसर देन और इक्वल टू 180 डिग्री। उस कंडीशन में ये फोर्स का कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा और ये आपको नेगेटिव वर्क डन प्रोवाइड करेगा। क्या क्या केसेस हो सकते हैं पॉजिटिव वर्क डन के? पॉजिटिव वर्क डन signifies that the external force favors the motion of the body, while negative work signifies that the force applied or external force opposes the motion of the body. Example में है, when person lifts a body from the ground, then work done by the upward or applied force, जो lifting force है upward direction में मैन ने लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, पॉजिटिव। लेकिन इसी सिचुएशन को देखेंगे तो पर्सन ने तो जो फोर्स लगाया ऊपर लगाया, बट ग्रेविटी ने जो फोर्स लगाया वो नीचे लगाया, जबकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर ही है। पर्सन ने बॉडी को ऊपर लिफ्ट कर लिया, बट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड। सो हेयर वी कैन सी दैट द वर्क डन बाय द डाउनवर्ड फोर्स और ग्रेविटी इज नेगेटिव। आगे बढ़ाएंगे इसको। नेक्स्ट केस आ रहा है, व्हेन ए लॉन रोलर इज पुल्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स अलोंग द हैंडल ऑफ एट एन एक्यूट एंगल, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज नेगेटिव। जो आपने फोर्स अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट सेम, ये 90 डिग्री से कम हो रहा है, पॉजिटिव। ऐसे ही आप सपोज एक बॉडी को मूव करा रहे हैं रफ सरफेस के ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट आगे है, हम जानते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे होगा, अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव वर्क डन। इसी तरह से व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज पॉजिटिव, क्योंकि थीटा इसमें 0 डिग्री बन रहा है। एंड व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड टुवर्ड्स अनदर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ देखेंगे जब हमने इसको मूव कराया पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो जो रिपल्सिव फोर्स होगा, अब यहाँ पर हम अप्लाइड फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पॉजिटिव ने जो पॉजिटिव के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाया है उसके थ्रू वर्क डन आएगा आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू इस केस में 180 डिग्री है। आगे बढ़ाएंगे इसको। एक थर्ड कैटेगरी और आती है वर्क डन की, दैट इज जीरो वर्क डन। उसमें हमारे पास 3 केसेस बनते हैं। वर्क डन कब जीरो हो सकता है? एफ एस कॉस थीटा की वैल्यू जीरो। पहली कंडीशन थीटा 90 हो जाए, यानी कि फोर्स अप्लाइड इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, तो ये वर्क डन आपको जीरो देगा। एग्जाम्पल है, व्हेन अ कुली ट्रेवल्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म विद लोड ऑन हिज हेड, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बाय द कुली इज जीरो। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल का फोर्स है वो नीचे है, जबकि डिस्प्लेसमेंट आगे है, एंगल 90 बन रहा है दोनों के बीच में, वर्क डन जीरो होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कल, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने पढ़ा है सर्कुलर पाथ में सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर पर होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा टेंजेंट होगा, तो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियस के लॉन्ग, टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर, डिस्प्लेसमेंट के साथ परपेंडिकुलर, वर्क डन जीरो। इसी तरह से ये 12th क्लास का एक फॉर्मूला है जो आपको पढ़ने को मिलेगा 12th में, कि इन केस ऑफ मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये फार्मूला होता है जिसमें यहाँ पर फोर्स का फार्मूला Q इंटू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर है, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मोशन, तो यहाँ पर भी वर्क डन की वैल्यू जीरो आती है। दूसरा केस हो सकता है जहाँ डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, आप फोर्स लगा रहे हैं बट बॉडी मूव नहीं कर रही है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इन दैट केस ऑल्सो वर्क डन कैन बी जीरो।
और तीसरा केस, अगर आपने कोई फोर्स ही नहीं लगाया, इन दैट केस ऑल्सो वर्क डन इज 0। तो अगर आप ये समझ चुके हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे। ये जो अभी तक हमने केसेस देखे, ये थे हमारे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के। अब हम देख रहे हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का मतलब है कि अब इस बार ऐसा फोर्स हम लेंगे जो हमारे मोशन के साथ साथ चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज होगा। तो वहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि हम कौन सा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले में रखेंगे, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है। उसके लिए मेथड थोड़ा अलग है, ग्राफिकल फॉर्म में होगा। ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें एक ग्रीन कर्व वेरिएबल फोर्स को इंडिकेट कर रहा है। इनिशियल वैल्यू फोर्स की F1 है, फाइनल वैल्यू फोर्स की F2 है, इनिशियल वैल्यू पोजीशन की X1, फाइनल पोजीशन इज X2। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली फोर्स चेंज हो रहा है। हमने क्या किया है, यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन अज्यूम किया है डिस्प्लेसमेंट dx के लिए। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में हम ये देख रहे हैं कि फोर्स की वैल्यू में जो वेरिएशन है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। यहाँ पर फोर्स को कांस्टेंट माना जा सकता है। तो अगर एक स्ट्रिप मानते हैं जिसकी विड्थ dx है, उसके लिए जो लेंथ होगी वो कांस्टेंट वैल्यू फोर्स की कंसीडर की जा सकती है F। तो स्मॉल वर्क डन के लिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क डन होगा, जिसको हम लिखेंगे dWf.dx। हम ये मानकर चल रहे हैं दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो थीटा 0 फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आ गया। और इसको अगर ध्यान से देखेंगे फिगर से, तो F इंटू डी एक्स, एफ का मतलब है BC स्मॉल लेटर्स में, और dx का मतलब है AB। तो ये F इंटू डी एक्स का मतलब BC इंटू AB, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब ये ब्लू कलर के स्ट्रिप में एरिया ऑफ स्ट्रिप ABCD हो जाएगा। टोटल वर्क डन करना है तो इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन x1 से x2 होगा, फिगर में देख लेंगे। x1 से x2 तक इंटीग्रेशन है, यानी कि ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रिप्स हम मानकर चलेंगे और उनको सबको हम जोड़ रहे हैं, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन किया f/dx का, यह हमारा मेन फार्मूला चलेगा। dw से w बन जाएगा। लिमिट्स x1 से x2 में f/dx फार्मूला होगा, ये तो हमारा मेन फार्मूला है ही। f/dx को हमने पुट किया एरिया ऑफ स्ट्रिप ABCD, तो ये टोटल वर्क डन आ गया ABCDA। यहाँ से पूरा A B C D और वापस A, तो ये पूरा जो एनक्लोज्ड एरिया होगा ये हमारा वर्क डन बन जाएगा। तो बेसिकली एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल गिव द वर्क डन। अदरवाइज ये फार्मूला अगर हमें इक्वेशन दी होगी तो हम इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो आप इसे भी पॉज करके नोट कर सकते हैं। बढ़ाते हैं इसको आगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स हम किसी भी ऐसे फोर्स को कहते हैं जिसमें वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग द बॉडी डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के नेचर ऑफ पाथ पर इंडिपेंडेंसी हो, सिर्फ डिपेंड करे इनिशियल और फाइनल पोजीशन की वैल्यू पर। जिस फोर्स के थ्रू किया गया वर्क इस सिचुएशन को बनाता है, उस फोर्स को हम नाम देते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जांपल में हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब हमारे सेंट्रल फोर्सेस जितने भी आते हैं ये सब हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेस की कैटेगरी के होते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कंजर्वेटिव फोर्स की। नंबर 1, वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग ए बॉडी डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डेफिनेशन में आया हुआ है। एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड, ये बात भी हमने डेफिनेशन में लिख ली है। तीसरी एडिशनल प्रॉपर्टी यहाँ पर आ रही है, वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग द बॉडी थ्रू एनी राउंड ट्रिप इज 0। एक कंप्लीट राउंड ट्रिप की बात करेंगे तो वर्क डन की वैल्यू 0 हो जाएगी। जितना ए से बी ले जाने में पॉजिटिव वर्क होगा उतना ही बी से ए लाने में नेगेटिव हो जाएगा, इस वजह से टोटल वर्क डन 0 होता है। तो ये डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं पॉज करके। देन नॉन कंजर्वेटिव, जैसा कि ऊपर बताया जा रहा है, अ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इन विच वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड between these two positions and for complete cycle this work done can never be 0। ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर के साथ साथ नेचर ऑफ पाथ फॉलोड पर भी डिपेंड करेगा। इसमें एग्जांपल में आ जाते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, एयर ड्रैग, ये सब हम कंसिडर करते हैं नॉन कंजर्वेटिव की कैटेगरी में। तो जैसा हमने ऊपर लिखा था ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, उसको प्रूव करने जा रहे हैं हम। तो बाय डेफिनेशन अगर हम डिफरेंट पाथ लेते हैं लेकिन इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम लेते हैं और वर्क डन सेम होता है तो हम कह सकते हैं कि वर्क जो फोर्स है दैट इज़ कंजर्वेटिव।
तो उसके लिए हमने क्या किया है, देयर इज़ ए बॉडी ऑफ मास m which is to move against gravity through height h and this can be done in following ways. केस नंबर 1, जिस बॉडी को हमें h हाइट तक लेकर जाना है अगेंस्ट ग्रेविटी, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हम जो करेंगे, फोर्स F1 लगाएंगे, वो एटलीस्ट वेट mg के बराबर होना चाहिए। बॉडी को सीधे ऊपर लेकर जाएंगे। इस केस का वर्क डन होगा, ए से बी के लिए वर्क डन निकाल रहे हैं, तो F1 डॉट S1 होगा। S1 ऊपर की तरफ है सेम डायरेक्शन में, तो एंगल 0, F1 S1 cos 0, F1 is mg, S1 is height, so mgh is the work done। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, पॉज करके नोट कर सकते हैं आप। उसके बाद केस 2 है। अब हम इसको स्टेयर्स के थ्रू लेकर जा रहे हैं, सीढ़ियों से लेकर जा रहे हैं। हाइट अभी भी वही h मानी गई है अगेंस्ट ग्रेविटी। तो अब हमने क्या किया, हमने माना है यहाँ पर n स्टेयर्स हैं। हम क्या करेंगे, एक स्टेयर का वर्क निकालेंगे जिसमें स्टेयर की हाइट है y और उसका जो विड्थ है वो x है। तो एक स्टेयर का वर्क डन हम p से q प्लस q से r निकालेंगे, उसको नंबर ऑफ स्टेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो हेयर वर्क डन फ्रॉम p टू s इट विल बी n इंटू वर्क डन ऑन वन स्टेयर। तो n इंटू वर्क डन ऑन वन स्टेयर में दो केस हैं, p से q और q से r लेकर जाएंगे। p से q ऊपर वर्टिकल लेकर जा रहे हैं, q से r आगे हॉरिजॉन्टल लेकर जाएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे ही होगा, डिस्प्लेसमेंट p से q में ऊपर आ जाएगा, जबकि q से r में आगे की तरफ होगा। तो अगर आप देखेंगे तो F2 डॉट वाई पी से Q के लिए और F2 डॉट एक्स Q से R के लिए। F2y cos 0 बनेगा, जबकि F2x cos 90 बनेगा। तो n इंटू F2y cos 0 1 हो गया, cos 90 0 हो गया, n इंटू F2y। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पे जो F2 है वो हमें ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट लगाना है, तो mg तो रखेंगे इसको, n इंटू mg y, तो mg इंटू ny कर दिया। अब अगर आप स्टेयर्स को देखें तो इसकी हाइट y है, प्लस अगली स्टेयर की हाइट भी y होगी, उससे अगली स्टेयर की भी हाइट y होगी। जब इस सभी स्टेयर्स की हाइट को हम जोड़ देंगे तो h के बराबर आ जाएगा, यानी कि जो ny है वो h होगा, और ny को अगर हम h रख देंगे तो वर्क डन हमारा इस केस में भी mgh आ गया। फर्स्ट केस का वर्क डन mgh था, सेकेंड केस का वर्क डन भी mgh आया। इसे भी नोट कर सकते हैं। केस 3, यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर इस बार हम स्लैंट पर लेकर जा रहे हैं, इंक्लाइंड प्लेन पर लेकर जा रहे हैं बॉडी को। हाइट अभी भी h है, a से c तक की डिस्प्लेसमेंट बनाएंगे। ये बॉडी जिसका वेट नीचे mg, नॉर्मल रिएक्शन r, और इस नॉर्मल रिएक्शन को हमने अगेंस्ट में देखा mg cos थीटा, एक कंपोनेंट मिला हमें mg से, तो mg से मिला mg cos थीटा और एक परपेंडिकुलर mg sin थीटा नीचे की तरफ। हम ऊपर लेकर जाएंगे अगर F3, तो हमें mg sin थीटा फोर्स तो लगाना ही होगा। तो वर्क डन होगा F3 डॉट S3, जिसमें F3 की वैल्यू mg sin थीटा होगी, S3 की वैल्यू a से लेकर c तक ac हो गया, और एंगल 0 cos 0 डिग्री। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि सेम थे, थीटा एंगल 0 डिग्री था, वर्क डन ये cos 0 से 1 बनेगा। F3 की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की है mg sin थीटा, ac अपनी जगह पर है, cos 0 1 हो गया। mg को हमने ac रखा, sin थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज h अपॉन ac रख दिया, तो h अपॉन ac इंटू ac, ac से ac कैंसिल हो जाता है, और हमारा इस केस का वर्क डन भी 0 आता है, mgh आता है। तो क्लियर हो रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन से, तीनों केस के वर्क डन 0 है। नेचर ऑफ पाथ इज चेंज्ड बट वर्क डन इज सेम, इट मीन्स वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट बी कंजर्वेटिव। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिव फोर्सेस को लेकर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद का कॉन्सेप्ट आता है एनर्जी के बारे में, और एनर्जी वाली क्लास हम लेकर आएंगे आपके लिए अगली क्लास में। इसकी डिटेल अगली क्लास में होगी, तब तक आप इसको इतने पोर्शन को कंप्लीट करके रखें। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।